कई दिनों से सीआरपीसी का लेक्चर रुका है, खत्म हुआ आज की, ताकि सीआरपीसी का लेक्चर आगे बढ़ाया जाए। देखिए भाई, 2P आपका प्लीड नहीं, 2P प्लेस ये हो गया था ना। देखिए भाई, 2P में प्लेस परिभाषित है, यानी कि स्थान। लिखिए, स्थान के अंतर्गत, ये भी क्वेश्चन प्री में आया है। स्थान के अंतर्गत गृह, स्थान के अंतर्गत गृह, कामा दीजिए भवन, कामा दीजिए तंबू, तंबू, फिर कामा दीजिए यान माने हवाई जहाज, और जलयान भी हैं, यान और जलयान भी हैं। अगला लिखे, 2Q में प्लीडर को परिभाषित किया गया, प्लीड करने वाला। 2Q में प्लीडर को परिभाषित किया गया है। प्लीडर पानी पीने वाला नहीं भाई, और हवा खाने वाला नहीं। कई लोग ये समझ रहे हैं कि पानी पीने वाला प्लीडर है, वो नहीं है। आप जैसा प्लीडर है जो दूसरी की बातों को कहाँ रखे, न्यायालय में। अगला लिखे, लिखवाने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। 2R लिखिए भाई, अगली परिभाषा लिखिए 2R। स्मॉल में लिखना, ये QRP जो लिखवाया जा रहा है। 2R में पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित किया गया है, पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित किया गया है। लिखिए इसमें, पुलिस अधिकारी द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा, पुलिस अधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा 172 के क्लाज 2, यानी कि 173(2) 2 कोष्ट में लिखिएगा। 173 का क्लाज 2, यानी कि 173, और कोष्ट में 2, यानी कि 173 का खंड 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को, के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, व्याख्या में थोड़ा लिखना है इसको। पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखिएगा, ये तो आपका बेरेट की भाषा है। लिखिए, पुलिस द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट, पुलिस द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट, या आप लिख करके लिखिएगा घटना की रिपोर्ट, ये आ चुका है एपीओ में। घटना की रिपोर्ट, पुलिस द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट, या घटना की रिपोर्ट, या तांत्रिक रिपोर्ट, इसको तांत्रिक भी बोला जाता है। तांत्रिक रिपोर्ट सीआरपीसी की धारा 157 के तहत भेजी जाती हैं। सीआरपीसी की धारा 157, 157, गलत ना हो, ये प्रारंभिक रिपोर्ट है। 157 के तहत भेजी जाती हैं, जबकि, इसी लाइन में लिखे, जबकि अन्वेषण के पश्चात, जबकि अन्वेषण के पश्चात पुलिस द्वारा, पुलिस द्वारा
धारा 173(2) के तहत, धारा 173(2) के तहत, क्लास 2 के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी जाती है। मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी जाती हैं, उसे ही पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। 157 वाली ना मार दीजिएगा, वो प्रारंभिक रिपोर्ट है। पुलिस रिपोर्ट कौन है? जो अन्वेषण के पहले की बाद में किस धारा के तहत, 173 के किस खंड के तहत, 2, किसको भेजी जाती हैं? मजिस्ट्रेट को। अब कौन मजिस्ट्रेट वो आगे बताया जाएगा। आगे लिखिए इसमें भाई, पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिए। पुलिस रिपोर्ट दो प्रकार की हो सकती है, ये भी पूछा जा चुका है। पुलिस रिपोर्ट दो प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट लिखिए, साक्ष्य का पर्याप्त होना। फर्स्ट में लिखिएगा, साक्ष्य का पर्याप्त होना। इसे चार्जशीट या आरोप पत्र, इसे चार्जशीट, इंग्लिश में चार्जशीट कहा जाता है, इसे चार्जशीट या आरोप पत्र या चालानी शीट कहा जाता है। चालानी, चालान कर दी पुलिस, मतलब कि आपका चालान कर दी, मतलब कि चार्जशीट भेज दी, यानी कि ये लिख कर भेजिए मजिस्ट्रेट को कि इस अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य क्या पाया गया है, पर्याप्त, तो उसी को कहते हैं कि आपका चालानी शीट भेज दी, या चार्जशीट या आरोप पत्र, भाई एक ही है। एम जाएंगे आप राजस्थान इत्यादि राज्यों में तो वहाँ चार्जशीट नहीं लिखेगा, चालानी शीट लिखा जाता है, तो भाई सतर्क रहना है। सेकंड लिखिए, सेकंड, साक्ष्य का अपर्याप्त होना, ये भी पुलिस रिपोर्ट ही है। साक्ष्य का अपर्याप्त होना, इसे अंतिम रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट, इसे अंतिम रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट भी कहा जाता है। या क्लोजर रिपोर्ट भी कहा जाता है, यानी कि मामले में साक्ष्य नहीं है, अतः मामले को क्या कर दिया जाए, बंद। आगे बताया जाएगा डिटेल में, 100 उधर चलेगा। अगला लिखिए परिभाषा भाई, 2R के बाद 2S, 2S लिखिए। 2S में पुलिस थाना परिभाषित है। लिखिए, इसके अंतर्गत कोई पुलिस चौकी, इसके अंतर्गत कोई पुलिस चौकी या स्थान अभिप्रेत हैं, इसके अंतर्गत कोई पुलिस चौकी या स्थान अभिप्रेत हैं, जिसे राज्य सरकार ने, जिसे राज्य सरकार ने पुलिस थाना घोषित किया है, घोषित किया हो, जिसे राज्य सरकार ने पुलिस थाना घोषित किया हो। अगला लिखिए 2T, प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि विहित। 2T में विहित या इंग्लिश में कहते हैं प्रेस्क्राइब्ड,
शब्द परिभाषित है, लिखिए प्रेस्क्राइब्ड या विहित। ये यूपीजे में भी पूछा गया था, आपका भी कोरिलेट करके लिखवा देंगे। लिखिए पहले, विहित से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं। विहित से, विहित से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं। विहित से माने आपका सीपीसी में भी पूछा गया, विहित का मतलब क्या। एक लाइन जवाब देखिएगा, नियमों द्वारा विहित, वही ऑप्शन मार्क कराएगा। लिखिए इसी में, अर्थात जो नियम बनाए जाते हैं, यानी कि रूल जो बनाए जाते हैं, अर्थात जो नियम बनाए जाते हैं उसी को विहित कहा जाता है। अर्थात जो नियम बनाए जाते हैं उसी को विहित कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सीआरपीसी की धारा 477 के तहत सीआरपीसी की धारा 477 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा नियमों का निर्माण किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा नियमों का निर्माण किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके कुछ कोरिलेशन करके लिखिए भाई। लिखिए आपका पुलिस अधिनियम भी कोरिलेट करा जाए। लिखिए, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा, पुलिस अधिनियम एरो बनाकर लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 46 के तहत 46 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियमों का निर्माण किया जाता है। उसे भी विहित ही कहा जाएगा, जो भी रेगुलेशन है। नियमों का निर्माण किया जाता है। संविधान में कोरिलेट करिए। लिखिए, अनुच्छेद 145 के तहत 145 संविधान में लिखना है। अनुच्छेद 145 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एक ही लाइन में लिखवाते हैं, 2-3 अनुच्छेद। उच्चतम न्यायालय, जबकि अनुच्छेद 227 के तहत 3 लाइन न लिखवा जाए, एक ही लाइन में समाहित किया जाए। जबकि अनुच्छेद 227 के तहत 227 के तहत उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय नियमों का निर्माण करते हैं। इसे भी प्रेस्क्राइब्ड ही कहा जाएगा, विहित। उच्च न्यायालय नियमों का निर्माण करते हैं। एक क्वेश्चन और आपका जे में बना है नियम पर कि राष्ट्रपति और राज्यपाल लोक सेवकों के लिए नियम किस अनुच्छेद के तहत बनाते हैं। जब तक संसद कानून न बना दे, इनके नियमों द्वारा लोक सेवक गवर्न होंगे, तो वह 309। लिखिए भाई, एक लाइन और लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत, ये क्वेश्चन आ चुका है। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत, 309 के तहत राष्ट्रपति संघ के लोक सेवकों के लिए
थोड़ा व्यापक कर दे रहे हैं। राष्ट्रपति संघ के लोक सेवकों के लिए तथा राज्यपाल राज्य के लोक सेवकों के लिए तथा राज्यपाल राज्य के लोक सेवकों के लिए नियम बनाता है। अभी बिहार में भी भाई राजपत्र निकला था, 309 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने क्या बना दिया। अभी आपका पीडीएफ फाइल आप देखे भी होंगे, एपीओ का जो आया था। तो अगला लिखे भाई, पैराग्राफ चेंज करके सीपीसी में लिखना है। लिखे सीपीसी की धारा 122 तथा 125 के तहत, सीपीसी की दो धाराएं लिखिएगा। सीपीसी की धारा 122 तथा 125 के तहत उच्च न्यायालय सिविल मामलों के लिए नियम बनाता है। उच्च न्यायालय सिविल मामलों के लिए नियम बनाता है। एक बार टीपीए में पूछा गया है आपका 104, लिखिए 104। अब कौन, एक सेकंड भाई, राज्य सरकार बनाते हैं कि हाई कोर्ट? एक सेकंड भाई, एक बार जे में क्वेश्चन आया है टीपीए में जाकर, नियम वो भी जोड़वा दिया जाए भाई, ताकि कहीं से भी नियम पूछे तो गलत ना हो। देख ले रहे हैं भाई, हल्का सा संदेह है तो उसको ऐसे 104 होना चाहिए। उच्च न्यायालय लिखिए भाई आपका, लिखिए टीपीए की धारा 104 के तहत क्वेश्चन आ चुका है ये। टीपीए की धारा 104 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा नियम बनाया जाता है। टीपीए की धारा 104 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा नियम बनाया जाता है। इसे भी हम प्रेस्क्राइब्ड ही कहेंगे, विहित, ये सब विहित लिखवाया जा रहा है। इसके बाद लास्ट लाइन आपका जो संविधान से कोरिलेट करना है कि क्या ये जितने नियम बनाए जा रहे हैं, चाहे राज्य सरकार बनाए, उच्च न्यायालय बनाए, क्या ये विधियाला माने जाएंगे कि नहीं, और क्या इन नियमों द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जा सकता है कि नहीं। तो नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी प्राधिकारी बनाए, क्योंकि ये जो नियम विनियम है या रूल रेगुलेशन है, अनुच्छेद 13(3)(a) में विधि माना गया है। लिखिए एक लाइन और भाई, ये नियम तथा विनियम, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ये नियम तथा विनियम अनुच्छेद 13(3)(a), स्मॉल ए लिखिएगा कोष्ठ में, अनुच्छेद 13, इसके बाद कोष्ठ में 3 रहेगा, फिर अगले कोष्ठ में स्मॉल ए के तहत विधि माना जाएगा, के तहत विधि माना जाएगा। अगला लिखिए परिभाषा भाई, टू यू। अगली परिभाषा लिखिए टू यू, ये पिछली बार आपका यानी इसके पहले वाले यूपी एपीओ में आया था, क्वेश्चन ये आ चुका है। लिखिए टू यू में पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया है।
यहाँ तो आज तोड़ कर दिया था परिभाषा, सतर्क रहना है। किलो का वियोजक कहाँ परिभाषित है? टू यू। लिखिए इसमें परिभाषा। वह व्यक्ति जिसे धारा 24 के तहत वह व्यक्ति जिसे धारा 24 के तहत नियुक्त किया गया हो, नियुक्त किया गया हो तथा ऐसे नियुक्त व्यक्ति के निर्देशों के अधीन तथा ऐसे नियुक्त किया गया हो तथा ऐसे नियुक्त व्यक्ति के निर्देशों के अधीन ऐसे नियुक्त व्यक्ति के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी कार्य करने वाला व्यक्ति भी लोक अभियोजक माना जाएगा। लोक अभियोजक माना जाएगा। देखिए फिर एक बार मॉडल बना के समझा रहे हैं कैसे पूछा गया। आपका 4 ऑप्शन दिया था, उसके बाद ये दिया था फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड सेकंड सही है, तो कंसेप्ट क्लियर है। पहला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लोक अभियोजक की परिभाषा की धारा में टू यू। दूसरा, लोक अभियोजक की नियुक्ति की धारा में 24 में, तो जो व्यक्ति धारा 24 में सरकार द्वारा सरकारी वकील अपॉइंट किया गया है वह लोक अभियोजक माना जाए। और जो दूसरा पॉइंट है यही लोग गलत करके आते हैं। इस सरकारी वकील यानी कि लोक अभियोजक के डायरेक्शन में कोई अन्य अधिवक्ता भी कार्य करता है तो भले ये अन्य अधिवक्ता सरकार द्वारा अपॉइंट न हो, इसे भी हम क्या कहेंगे? लोक अभियोजक। यानी कि लोक अभियोजक जो 24 में नियुक्त हैं उसके निर्देश के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी क्या माना जाएगा? और यही नए लोग गलत करके आते हैं, बस इतना तो सभी लोग जानते हैं। यही और स्पष्ट लिखवाया गया है भाई, भले अलग अलग नहीं, अलग अलग पूछा था, हम एक ही लाइन में लिखवाए। पैराग्राफ चेंज करिए, थोड़ा एक दो लाइन और लिखना है। इसी में अभी लिखना है पैराग्राफ चेंज करके। लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए अधिवक्ता के रूप में अनुभव, लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए अधिवक्ता के रूप में अनुभव कम से कम 7 वर्ष का हो। अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा जा चुका है ये भी। कम से कम 7 इयर्स का होना चाहिए, 7 वर्ष का। तथा विशेष लोक अभियोजक के लिए, इसी में लिख लेना है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तथा विशेष लोक अभियोजक के लिए अनुभव 10 वर्ष का होना चाहिए। विशेष लोक अभियोजक के लिए अनुभव 10 वर्ष का होना चाहिए। ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपका पूछा गया है क्वेश्चन ये। यहाँ से 2 मॉडल बने हैं। अगला लिखिए टू यू के, हाँ एक लाइन और लिखिए भाई, आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लोक अभियोजक न्यायाधीश के न्यायालयों में, किस न्यायालय में अधिवक्ता का काम करेंगे ये भी लिखवा दिया जाए। लोक अभियोजक न्यायाधीश के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करते हैं, सरकार की ओर से अभियोजन का संचालन करते हैं।
यानी सरकारी पक्ष कौन रखता है न्यायाधीश के न्यायालय में? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आपका एपीओ रखेंगे, सहायक लोक अभियोजक, जो एपीओ की। अगला लिखिए भाई आपका, टू यू के बाद आ जाइए, अगली परिभाषा लिखिए टू आपका भी। टू भी में आपकी जो परिभाषा है, उपखंड, सब डिवीजन, सब डिवीजन, उपखंड। लिखिए एक लाइन, उपखंड का तात्पर्य जिले के उपखंड से है, जिले में बांट दिया जाता है, सब डिवीजन। उपखंड का तात्पर्य जिले के उपखंड से है। अगला लिखिए टू डब्ल्यू, अगली परिभाषा लिखिए टू डब्ल्यू, समन मामला। यानी कि क्या परिभाषित है टू डब्ल्यू में? समन मामला। पहले बैरक देखिएगा जहां भी क्वेश्चन आए, लिखिए भाई आपका, ऐसा मामला जो किसी अपराध से संबंधित है। लिखिए, ऐसा मामला जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला न हो। ऐसा मामला जो किसी अपराध से संबंधित है और वारंट मामला न हो, इसी को हम क्या कहेंगे? समन मामला। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। समन मामले की परिभाषा नकारात्मक दी गई है। समन मामले की परिभाषा नकारात्मक दी गई है। ऐसा मामला जिसमें दंड 2 वर्ष का कारावास, ऐसा मामला जिसमें दंड 2 वर्ष का कारावास या 2 वर्ष से कम का कारावास। एकोरेट 2 वर्ष वाला ही गलत होता है, स्पष्ट में लिखवा। एकोरेट 2 वर्ष का रहेगा तो कौन सा मामला होगा? समन। ऐसा मामला जिसमें दंड 2 वर्ष का कारावास या 2 वर्ष से कम का कारावास या केवल जुर्माना हो, मात्र जुर्माना, केवल जुर्माना हो, समन मामला माना जाएगा। यहाँ देखिए आपका भरमाऊ क्वेश्चन बनता है, और जब भी क्वेश्चन बने समन मामले में, आप सतर्क होकर ऑप्शन को पढ़िएगा। 4 सेम ऑप्शन आएगा, आपका दे देगा। देखिए मैं बता रहा हूँ बिहार वार कैसे लिखता है। समन मामला कौन है? पहला ऑप्शन देखिएगा, जो वारंट मामला न हो। अगर 4 ऑप्शन में ये मिलता है तो दंड की मात्रा पर ध्यान नहीं देना है, पहली सतर्कता बरतनी है। अगर 4 ऑप्शनों में ये ऑप्शन न मिले तो आप ये दंड की मात्रा देखिएगा, जिसमें 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम का दंड हो या जिस मामले में केवल फाइन हो, वह समन मामला। लेकिन ऐसे सीधे नहीं आता। देखिए हम मॉडल बना रहे हैं। ऐसा मामला जिसमें दंड मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से भिन्न दंड हो। भिन्न दंड मतलब या सिवाय, सिवाय मतलब इसको क्या करिए, तो ये सही है। सिवाय मतलब कि इनको क्या करिए, छोड़ दीजिए। तो इसके बाद बचा ही क्या, छोड़ दिया जाए, तो आपका 2 साल या 2 साल से कम। तो यही आपका
2 साल का जो नियम है, यही बार बार लोग गलत करके आ रहे हैं। माने जो नए लोग रहते हैं यही पॉइंट नहीं पकड़ पाते और इसीलिए आपका बाहर हो जाते हैं। जो नया लड़का माने ये पॉइंट एक दो जो छोटी छोटी बातें हैं पकड़ लेगा, वही आगे बढ़ता है। तो सभी लोग प्रयास करिए कि भाई इस जो दो चार पॉइंट हैं जहाँ से गलती बार बार होती है, इसको पकड़िए। अगला लिखिए भाई आपका 2WA को पूछा जाता है। ऐसे लिखिएगा 2WA, पीड़ित या आहत यानी कि विक्टिम। अभी उत्तराखंड में ही बना था, बिहार में ही बना था, हर एक जगह बनता रहता है। 2WA, पीड़ित, या इसको बिहार पीड़ित नहीं लिखेगा, आहत लिखेगा। और इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिएगा, आपका इंग्लिश वर्जन में विक्टिम कहा जाता है। विक्टिम लिख लीजिए, लिखेंगे तो विक्टिम। लिखिए, निम्नलिखित व्यक्ति आहत माने जाएंगे। तोड़ दे रहे हैं परिभाषा को डायरेक्ट, वो डायरेक्ट न लिखे, एमपी में जैसे पूछा गया है। निम्नलिखित व्यक्ति आहत माने जाएंगे। फर्स्ट लिखिए, जिसे क्षति या हानि हुई हो। फर्स्ट लिखना है जिसे क्षति या हानि हुई हो। सेकंड लिखना है ऐसे क्षतिग्रस्त व्यक्ति का। सेकंड में लिखिए, ऐसे क्षतिग्रस्त व्यक्ति का संरक्षक यानी कि गार्जियन, वो भी पीड़ित माना जाएगा, माता पिता इत्यादि, गार्जियन। तीसरा लिखिए, ऐसे क्षतिग्रस्त व्यक्ति के विधिक वारिस यानी कि विधिक उत्तराधिकारी। थर्ड में लिखिए, ऐसे क्षतिग्रस्त व्यक्ति के विधिक वारिस यानी कि विधिक उत्तराधिकारी। ये तीनों क्या माने जाएंगे, आहत या पीड़ित। अच्छे से तैयार करके जाइएगा, जो लोग एमपी डाल रहे हैं भाई, उपर्युक्त सभी मार कर आइएगा। अगला लिखिए, इसी में कोरिलेट करके लिखना है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा एरो बनाकर। धारा 357 के तहत, धारा 357 के तहत पीड़ितों को प्रतिकर न्यायालय दिलवा सकता है। धारा 357 के तहत पीड़ितों को प्रतिकर न्यायालय दिलवा सकता है, आदेश दे सकता है। पैराग्राफ फिर चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए। धारा 357A कैपिटल ए लिखिएगा। ये शायद उत्तराखंड में एपीओ में आया भी था। 357 आया था कि आया था, नहीं ये आया था किसान जे में, तो 357 आया था पीछे, ये आया। लिखिए, 357A में पीड़ित प्रतिकर योजना, 357A में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में प्रावधान है। जो भी हो, 357 है, इस समय आ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा इसको डिटेल में हम बताएंगे। आपका यूपीजे में मेंस में भी आया था, यानी कि छोटा क्वेश्चन आपका विद्यापीठ एलएलएम में भी आया। काफी महत्वपूर्ण सेक्शन हो गया है आपका। अगली परिभाषा लिखिए भाई आपका 2x। अगली परिभाषा लिखिए 2x, वारंट मामला। हेडिंग डालिए, वारंट मामला। लिखिए, अब तो वारंट मामला बता देंगे जो समन के विपरीत हो। तो लिखिए, ऐसा मामला जिसमें दंड, ऐसा मामला जिसमें दंड, मृत्युदंड,
मृत्युदंड, कामा दीजिए आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो, या 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो, तथा किसी अपराध से संबंधित हो, तथा किसी अपराध से संबंधित हो, इनके आप बना सकते हैं कि 2 वर्ष से अधिक की सजा है तो उसे वारंट मामला, और 2 साल या उससे कम की सजा है तो समन। एक क्वेश्चन और मॉडल बन रहा है कि समन या वारंट कहाँ परिभाषित है। तो भाई समन वारंट परिभाषित नहीं है, स्पष्ट लिखिए अलग से, तो एरो बनाकर लिखे, नहीं तो कई लोग मार देंगे समन मामले को समन। समन तथा वारंट को परिभाषित नहीं किया गया है, एरो बनाकर अलग से लिखिए। समन तथा वारंट को परिभाषित नहीं किया गया है। अंतिम परिभाषा लिखिए, टू वाई, खत्म किया जाए ताकि कल से भाई लेक्चर हो। 3 दिन 4 दिन लग गया लिखवाने में। लिखिए भाई टू वाई, लिखिए जो पद तथा शब्द, इसमें कोई परिभाषा नहीं, ऐसे ही लिखना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जो पद तथा शब्द सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है, जो पद तथा शब्द सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है किंतु आईपीसी में परिभाषित है, किंतु आईपीसी में परिभाषित है, यदि यदि वे शब्द सीआरपीसी में आते हैं, मैंने कहीं लिखा बैरेक्ट में, यदि वे शब्द सीआरपीसी में आते हैं तब उनका अर्थ वहीं लगाया जाएगा, तब उनका अर्थ वहीं लगाया जाएगा जो आईपीसी में दिया गया है, जो आईपीसी में दिया गया है। तमाम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे बेईमानी हो गया, कपटपूर्ण हो गया, चल संपत्ति हो गई, अवैध हो गया, क्षति हो गई। लेकिन भाई अपराध नहीं, क्योंकि अपराध की अलग से परिभाषा सीआरपीसी में है, तो आईपीसी वाली परिभाषा काम। भाई देखिए क्लास आपका 5 बजे से चल पाएगा, फिलहाल 2-4 दिन कुछ समस्याओं के कारण क्लास आपका 5 बजे से अभी चलेगा 2-4 दिन, फिर आपका शेड्यूल सही आएगा, यानी कि शेड्यूल आपका जाकर बृहस्पतिवार से ही सही हो पाएगा। अभी कुछ आपका व्यस्तता के कारण आप शेड्यूल हल्का सा इधर उधर, तो 5 बजे से ही क्लास चल पाएगा, बता दिया जाए आपका, माने बृहस्पतिवार तक। फिर आपका शुक्रवार से खाली हो जाएंगे, तो थोड़ा, क्योंकि यूपीजे के लिए भी एक वहीं थोड़ा प्रयास किया जा रहा है कि क्रैश कोर्स शाम को लगा दिया जाए। यूपीजे के लिए शाम को स्पेशल बैच ही चल पाएगा, और एक एक सब्जेक्ट 5-5 10-10 दिन चलाएंगे, ज़्यादा नहीं। नोट्स दे दिया जाएगा, जिनको देना हो भाई आपका 10 दिन में एक सब्जेक्ट क्या किया जाएगा प्री के लिए, और एपीओ चलता रहे। प्रयास कर रहे हैं समय बढ़ाने का भाई, तो कल क्लास चलेगा भाई अब।